पाकिस्तान की मशीनरी अगर ठीक नहीं चल रही तो इसका एक मुख्य कारण यही सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है। जिन्ना खुद जो फाउंडर थे वो अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी थी उनकी, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, गवर्नर जनरल बने, सारी पावर अपने हाथ में रखी। कितना दखल रहता है फौज का? तो बार बार आर्मी ने जो सिविलियन लीडरशिप करना चाहती है विद इंडिया, फॉर एग्जांपल इंडिया के भारत के साथ, उसको सैबोटाज किया है, उसको चलने नहीं दिया। सर, आप हाई कमिश्नर बनते हैं पाकिस्तान में अप्रैल 2009 में, और उससे 4 महीने पहले भारत ने सबसे बड़ा अटैक झेला था। तो आप जब गए बिल्कुल 4 महीने बाद, तो वहाँ कैसा माहौल था? और उन्होंने 2 डोसियर दिए हमें पाकिस्तान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग पे, और उन डोसियर्स में पहली और आखिरी दफ़ा पाकिस्तान ने ये एडमिट किया कि जो अटैक इंडिया में हुआ है ये पाकिस्तान की ज़मीन से हुआ है। क्या ये डिप्लोमेटिक टैक्टिक है, और ये मुद्दा सुलझ क्यों नहीं पा रहा है बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच का? मेरे टाइम भी कहते थे, जब मैं हाई कमिश्नर था तो बहुत ये स्टेटमेंट होती रहती थी कि बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन कभी भी क्रेडिबल एविडेंस कोई हमें उसमें नहीं दी गई। या पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो क्या सोचती है हिंदुस्तान के बारे में? भारत या कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो कि आवाम के मन पे छाया हुआ है। उनकी अपनी प्रॉब्लम्स इतनी हैं कि इस मुद्दे की तरफ अभी उतना ध्यान नहीं जाता। ये जो सेक्शन ऑफ ओपिनियन है वो समझता है कि इस रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। ट्रेड बंद है, उसमें ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को फैसला करना है कि उनको इंडिया के साथ रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करना या नहीं करना। ये उनको मिल बैठ के फैसला करना है कि पॉलिटिकल लीडर कुछ शुरू करता है तो आर्मी उसको सबोटाज कर देती है। ऐसा चलते तो रिलेशनशिप नॉर्मलाइज नहीं हो सकता। ऐसी सरकार बनेगी, मैं समझता हूँ कि एक वीक सरकार होगी, एक थोड़ी सी अनस्टेबल सरकार होगी। फौज वीक सरकार चाहती है? फौज वीक सरकार चाहती है क्योंकि उससे फिर वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान और भारत के संबंध, इस जो सिचुएशन है एक्सट्रीम की, ये कैसे डाइल्यूट होगी, या कैसे अब संबंध बेहतर या संबंध बहाल भी होने की संभावना कोई बन रही है? लेकिन इस समय कहना कि क्या हो पाएगा क्या नहीं, ये बड़ा कठिन है। हमें पाकिस्तान की परिस्थितियों को पहले देखना है कि वो किधर जाती है। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। आप देख रहे हैं हमारी वीकली पेशकश मास्टर क्लास, जिसमें हम एक सब्जेक्ट हर हफ्ते पिक करते हैं और उसके बाद उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट को हम इनवाइट करते हैं ताकि हम उस विषय की पूरी जानकारी रख सकें और उसको बेसिक से और बिल्कुल एडवांस लेवल तक समझ सकें। 8 फरवरी को पाकिस्तान में चुनाव हुए हैं और उसके बाद अभी तक नई सरकार का गठन वहाँ नहीं हो पाया है। तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे रहेंगे, पाकिस्तान में इलेक्शंस की क्या हिस्ट्री रही है, बलूचिस्तान का जो मूवमेंट है वो किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है, या भारत को जो उसमें बार बार दोष देने की, दोषारोपण की कोशिश होती है, उसके क्या रीज़न है, इमरान खान का भविष्य क्या है, इन सब विषयों पर और भारत पाकिस्तान संबंधों पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हमने दावत दी है शरद सबरवाल जी को। वो पहले हाई कमिश्नर रह चुके हैं पाकिस्तान में अप्रैल 2009 से जून 2013 तक। इससे पहले वो डिप्टी हाई कमिश्नर भी रहे थे। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, इंडियाज़ पाकिस्तान कॉन्ड्रम मैनेजिंग अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। तो इस विषय पर आज हमको बिल्कुल बेसिक से सब कुछ अच्छे समझाएंगे। शरद जी, स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले यही समझना है हमें कि अभी पाकिस्तान में जब इलेक्शंस हुए हैं तो चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपीपी हो, चाहे पीएमएलएन हो, जो भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, उन सब के मैनिफेस्टो में ये बात आई कि हम भारत के साथ संबंध बेहतर करेंगे, लेकिन उसकी कंडीशन है कि 5 अगस्त 2019 को जो चेंजेस हुए वो वापस लिए जाए। तो पाकिस्तान के चुनावों में भारत कितना अहम है, कितना अहम रोल प्ले करता है? देखिए, ऐसा इम्प्रेशन रहता है कि भारत या कश्मीर मुद्दा ये पाकिस्तान की पब्लिक के मन में छाया रहता है। ऐसा इम्प्रेशन गलत है। किसी ज़माने में रहा होगा जिसको रेजोनेंस कहते हैं, कश्मीर इशू की बहुत रही होगी, लेकिन अब वो नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं। लोगों को इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, टेररिज्म वगैरह वगैरह। तो इस वजह से लास्ट 4 इलेक्शन में मैं कहूँगा 2008 में, 2013 में, 2018 में और जो अभी इलेक्शन भी गुजरा है, इसमें इंडिया या कश्मीर ऐसे मुद्दे नहीं थे जिससे कि लोगों ने कंसिडर करके वोट डाली हो।
आप आज किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को बोल दीजिए कि कश्मीर या इंडिया के मुद्दे पे इलेक्शन जीत के दिखाए तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। आपने बात की जो 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया कश्मीर का, उसमें ऐसा हुआ कि इमरान खान के पास कोई ठीक ऑप्शन नहीं थी, कोई इफ़ेक्टिव आंसर नहीं था इंडिया के मूव के लिए। तो उसने 4-5 ऐसे स्टेप लिए जो कि पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ थे। उसमें ट्रेड सस्पेंड कर दिया, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को ज़्यादा नुकसान होता है और इंडिया को कम नुकसान होता है। और एक डिमांड कर दी कि ये इंडिया इसको विड्रॉ करे स्टेप को, तभी हम बातचीत करेंगे। उसमें बीच में हमने फॉल बैक भी सुना, कभी कभी कहा जाता नहीं ये इंडिया अगर स्टेटहुड रिस्टोर कर दे जम्मू एंड कश्मीर को तो हम बात करने के लिए तैयार होंगे। बहरहाल ये एक ऐसी स्थिति बन गई है कि ऐसी पॉलिटिकल पोजीशन बन गई जिससे के लिए किसी भी पार्टी के लिए उससे नीचे उतरना अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ख़ास करके आज के एटमॉस्फेयर में, जबकि राजनीतिक तलखी बहुत बनी हुई है, बहुत पोलराइजेशन है। तो उस स्थिति में इस किस्म की चीज़ों को चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये इम्प्रेशन रखना कि कश्मीर या इंडिया बहुत डोमिनेंट मुद्दे रहे हैं, एटलीस्ट रीसेंट पास्ट जो इलेक्शन मैंने 3-4 बताए उसमें ऐसा नहीं रहा है। अच्छा सर, इसी को ही थोड़ा आगे लेकर हमें समझना है कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें एक आम दर्शक को दिलचस्पी क्यों लेनी चाहिए, पाकिस्तान के भीतर क्या कुछ घट रहा है, वो हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है एक आम ऑडियंस के लिए? देखिए, ऐसा है कि पड़ोसी मुल्क है, अब आप उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं विश्व तो नहीं कर सकते, ये नहीं कि हम भूल जाएं, क्योंकि ये मुल्क हमें थ्रेटन करता रहा है, हमारे यहाँ टेररिज्म करवाया, हमारे यहाँ के ख़िलाफ़ इन्होंने हमले किए, तो उस वजह से ये तो नहीं हम कह सकते कि ये है नहीं तो इसको भूल जाए। है, हमारे साथ है, पड़ोसी मुल्क है, तो वहाँ क्या हो रहा है उसका हमें उसका ज्ञान होना चाहिए, उसको हमें एनालाइज़ करना चाहिए। वो इसलिए भी कि पाकिस्तान एक स्थिति में ऐसी में आ गया है कि बहुत सी मुसीबतें हैं वहाँ, और पाकिस्तान एक हमारा पड़ोसी रहा है कि जब उसकी स्थिति अच्छी रही तो उसने इंडिया को ट्रबल करने की कोशिश की, चाहे कश्मीर में या चाहे और जहाँ टेररिज्म करवा के। लेकिन अगर पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी की तरफ चलता है तो वो इंस्टेबिलिटी हमें भी अकेला नहीं छोड़ेगी, इट विल नॉट लीव अस अलोन। यानी वहाँ अगर ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हुई तो कुछ ना कुछ हमारी तरफ ज़रूर आएगी। तो इसलिए पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है उसका विश्लेषण करना, उसको देखना, ये गवर्नमेंट्स के लिए ज़रूरी होता, लेकिन जनता में भी इंटरेस्ट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल साथ का मुल्क है जी। और अटल जी ने एक बार कही भी थी ये बात कि हम जंग नहीं होने देंगे और हमने जो भुगता है वो औलादों को हम उसको नहीं भुगतने देंगे उस चीज़ को। इसी से जुड़ा एक सवाल है सर कि पाकिस्तान में जैसे भी इलेक्शंस हुए हैं तो इमरान खान वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के एक बड़े लीडर हैं और अभी वो जेल में है लगातार। तो ऐसे में इमरान खान का भविष्य क्या है? जब वो आए थे 2018 में तो फ़ौज के पसंदीदा थे, फिर फ़ौज ने उनको हटाया, तो ऐसे में उनका फ्यूचर क्या दिखता है आपको? देखिए, अभी उनकी स्थिति बड़ी कठिन है। वो इसलिए कि एक ऐसा कोलिशन बनी हुई है जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है अभी आर्मी चीफ, ये DG ISI थे किसी ज़माने में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनको 5-6 महीने में उस पोजीशन से निकाल दिया गया था, क्योंकि इमरान खान, उनके एक और फेवरेट थे जनरल फैज़ हमीद जो बाद में बड़े कंट्रोवर्शियल हुए, उनको लाना चाहते थे। तो इस वजह से इनके मन में इमरान खान के ख़िलाफ़ द्वेष कहा जाए या तलखी है, और आर्मी चीफ का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, दबदबा रहता है। अब वो उनके साथ कुछ पार्टियां भी, उनका इंटरेस्ट है इसके चलते कि इमरान खान बहुत पॉपुलर हैं, उनको इलेक्शन में हराना तो शायद पॉसिबल नहीं हो, तो PPP है, PMLN वगैरह हैं, ये आर्मी के साथ मिलके चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इमरान खान की पोजीशन अभी तो बहुत ख़राब है, और मैं नहीं समझता हूँ कि जल्दी से उनको जेल से बाहर आने दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिशियन को हमेशा के लिए राइट ऑफ नहीं कर सकते।
लेकिन अब बेनज़ीर भुट्टो, उनका परिवार, जब भुट्टो को, सीनियर भुट्टो, उनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौत की सज़ा हुई, उनको हैंग कर दिया गया, उनकी फैमिली एग्ज़ाइल में रही, फिर बेनज़ीर वापस आ गई और दोबारा फिर एग्ज़ाइल हुआ, फिर वापस आई। इसी तरह नवाज़ शरीफ 2018 फिर 19 में वो चले गए लंदन, लेकिन अब वापस आ गए। एटलीस्ट उनकी पार्टी एक्सेप्टेबल है आर्मी को, तो हमेशा के लिए राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। इक्वेशन चेंज हो सकती हैं, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में मैं समझता हूँ कि उनकी मुश्किलातें चलती रहेंगी। अच्छा सर, आपने भुट्टो की बात करी, तो वहीं से हम इस सवाल को समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप में फ़ौज के वैलिडेशन की उनको ज़रूरत क्यों पड़ती है? फ़ौज और सिविल सरकार, इनके बीच में वहाँ की जो इक्वेशन है वो कैसी है? भुट्टो का आपने उदाहरण दिया, नवाज शरीफ का एग्जाम्पल हो सकता है, बहुतेरे हैं। क्या इक्वेशन है ये? देखिए, ये सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान अगर ठीक से नहीं चल रहा, इसके 3-4 कारण हैं। सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को इनकरेजमेंट दी गई है, प्रोत्साहित किया गया वो है, या अपने इकोनॉमी में जितना कमाते हैं उससे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं वो भी है। एथनिक पंजाब की डोमिनेंस है दूसरे प्रोविंसेस पे। लेकिन सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पाकिस्तान की डिसफंक्शनलिटी जिसको कहते हैं, कि पाकिस्तान की मशीनरी अगर ठीक नहीं चल रही तो इसका एक मुख्य कारण यही सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है। वो यूँ बना कुछ कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कभी भी जड़ नहीं पकड़ पाया। जिन्ना खुद जो फाउंडर थे वो अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी थी उनकी, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, गवर्नर जनरल बने, सारी पावर अपने हाथ में रखी। फिर दूसरे मुस्लिम लीग के लीडर थे लियाकत अली ख़ान, वो भी बहुत अथॉरिटेरियन थे। हमने कॉन्स्टिट्यूशन भारत में 2 साल कुछ महीने में बना लिया, यानी नवंबर 1949 तक हमारा संविधान तैयार था और 1950 में जनवरी में उसको लागू कर दिया गया। पाकिस्तान में 9 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनने को। 56 में बना, 58 में मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया। तो इसकी वजह से आर्मी की पोजीशन जब अथॉरिटेरियनिज्म होता है, तो दूसरा ये कि पंजाबियों की डोमिनेंस बड़ी होगी। पाकिस्तान बनते ही पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस था वेस्टर्न विंग में, तो उनकी डोमिनेंस हुई। आर्मी पंजाबी डोमिनेटेड वैसे ही पहले से थी, इससे भी आर्मी की डोमिनेंस बनी। फिर अमेरिका से संधि, वो वेस्टर्न ब्लॉक में चले गए। शीत युद्ध में पाकिस्तान ने वेस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया। बहुत आर्म्स असिस्टेंस आई, पैसा आया पाकिस्तान आर्मी को। पाकिस्तान आर्मी अमेरिका के एक मेन इंस्ट्रूमेंट बन गई, उससे भी उनका हाथ ऊपर हुआ। फिर भारत के साथ शुरू से एक दुश्मनी का संबंध, क्योंकि पाकिस्तान के पास पॉजिटिव आइडेंटिटी नहीं थी, तो उन्होंने यूँ डिफ़ाइन किया अपने आप को कि पाकिस्तान पाकिस्तान इसलिए है कि ये भारत नहीं है, जो भारत नहीं है वो पाकिस्तान है। तो उसकी वजह से एक दुश्मनी का माहौल बना। अब आप इतने बड़े अपने पड़ोसी से दुश्मनी करेंगे तो फिर एक माहौल बनता है जिसमें कि पाकिस्तान को गैरिजन स्टेट कहा गया है, जिसमें कि आर्मी को बहुत अहमियत देनी पड़ती है आपको। तो इन सभी मुद्दों के चलते आर्मी का एक बहुत बड़ा डोमिनेंस हो गया पाकिस्तानी स्टेट में, और वो आज तक चल रहा है और उसको अभी तक तोड़ा नहीं जा सका। हालांकि बहुत से लीडर ने, बहुत से तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन नवाज शरीफ ने ओपनली चैलेंज किया, इमरान खान ने तो बहुत ख़ासकर ओपनली चैलेंज किया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कभी ख़त्म जल्दी होने वाला। सो आर्मी हर पार्टी की कैलकुलेशन में एक सेंट्रल एक्टर है। अच्छा सर, पाकिस्तान 14 अगस्त को अस्तित्व में आया, यानी कि भारत की आज़ादी से एक दिन पहले, और शुरुआत के जो 23 बरस हैं उनमें से लगभग 13 बरस तो सिर्फ आर्मी जनरल्स का ही वहाँ पर राज रहा, चाहे वो अयूब खान हो, चाहे याया खान हो। 3 संविधान, 3 तख्ता पलट, 30 प्रधानमंत्री, 14 चुनाव, उनमें से एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं जिसने अपना 5 बरस का कार्यकाल पूरा किया हो। तो ऐसे में हम समझना चाहते हैं कि जो बड़े नाम हैं, जैसे आसिम मुनीर का नाम है, इमरान खान का नाम है, नवाज शरीफ का नाम है, शहबाज शरीफ का नाम है, या बिलावल अली भुट्टो जरदारी का नाम है, इन नामों के अलावा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में से पर्दे के पीछे से कौन से चेहरे हैं जो पाकिस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा डोमिनेंट फिगर हैं, जो पाकिस्तान की पूरी दिशा और दशा को तय करते हैं? वो कौन लोग हैं जो हमारी नज़र से अछूते हैं या पाकिस्तान के भीतर उनका बहुत बड़ा प्रभुत्व है? देखिए, सबसे बड़ा रोल तो आर्मी का है, ये तो मानना पड़ेगा। सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की वजह से सबसे बड़ा
जो मेन डिसीजन डायरेक्शन के लिए जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आर्मी हमेशा उसमें सक्सेसफुल हो जाती है या सफल हो जाती है, जैसे अभी हुआ। उनका ऐसा मंशा नहीं रही होगी आर्मी की कि इमरान खान की पार्टी को इतनी सीट मिले, तो जनता अपनी तरीके से वोट करती। कभी कभी उनको सेटबैक भी होते हैं आर्मी को, लेकिन वो सेटबैक को से रिकवर होते हुए अपना इन्फ्लुएंस रखे हुए हैं। तो सबसे बड़े एक्टर्स तो वो हैं। पाकिस्तान में एक लूजली कहा जाता है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट इज़ ए कोड वर्ड फॉर द आर्मी, कि आर्मी को एस्टैब्लिशमेंट नाम से कहा जाता है। लेकिन इस एस्टैब्लिशमेंट में पाकिस्तान आर्मी है, जो पॉलिटिशियन उनसे सिंपथाइज़ करते हैं वो भी शामिल होते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं। और फिर पाकिस्तान की फ्यूडल क्लास है, लार्ज कॉरपोरेट्स वगैरह, ये सब मिलके एक ऐसी क्लास बनती है जो कि पाकिस्तान को चलाती रही है, और जो कि ज़िम्मेदार है बहुत सी गलत पॉलिसियाँ जो अडॉप्ट हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आज ये स्थिति है। आपने बड़े बड़े नाम तो सारे ले दिए, फिर मौलाना फजलुर रहमान है, JUIF के लीडर हैं, और फिर MQM है कराची में, वो पहले तो बहुत एंटी पाकिस्तान या एंटी आर्मी भी बोलते रहे हैं, लेकिन अब आर्मी ने उसको तोड़ के 3 विंग में कर दिया। तो MQMP जो है, जिसने अभी कोई 16-17 सीट इस इलेक्शन में ली है, वो प्रो आर्मी है बिल्कुल। और ऐसी छोटी मोटी पार्टीज़ हैं जो प्रो आर्मी हैं, तो उनको आर्मी मैनिपुलेट करती है। जिस किस्म की मेजॉरिटी पार्लियामेंट में अगर किसी की नहीं है, जैसे अभी नहीं है इनकी, यानी PMLN और PPP की मिलके भी मेजॉरिटी नहीं बनती, थोड़ी 4-5 सीट कम रह जाती है। तो ऐसे में इन छोटी पार्टियों का भी रोल होगा, वो भी कोalition को ज्वाइन कर रहे हैं। और मुख्य एक्टर मैं फिर यही कहूँगा कि ये आर्मी है, अभी तक तो ये बदला नहीं। अच्छा, यहाँ पर कई एब्रीवेशंस आए पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो बस एक बेसिक सा रफ नोट है कि PPP का मतलब है पाकिस्तान पीपल्स लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, माफ़ कीजिएगा, और PTI का मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और PMLN का मतलब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ की जो पार्टी है। मैं अगले सवाल पर, आपने कहा फ़ौज का बहुत बड़ा रूल है, तो भारत के साथ जो पाकिस्तान अपने संबंध निर्धारित करता है, तो उसमें फ़ौज का कितना बड़ा दखल होता है? क्योंकि अजय बिसारिया की भी किताब आई, तो उसमें वो कई बार बताते हैं कि बैक चैनल टॉक्स नहीं हुई, इस वजह से फ़ौज थोड़ी सी गुस्सा थी, नाराज़ थी। कितना दखल रहता है फ़ौज का? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने 33 बरस तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अब कोई देखिए करीब 76 ईयर्स प्लस हो गए, तो 33 बरस तक तो डायरेक्टली रूल किया है। और जब डायरेक्टली नहीं रूल किया तो बिहाइंड द सीन्स, यानी पीछे से वो एडमिनिस्ट्रेशन को और जो भी होता है उसको इन्फ्लुएंस करते रहे हैं। और उसमें 2 एरियाज़ ऐसे हैं जिस पे वो बड़ा टाइट कंट्रोल रखते हैं। वो सिविलियंस को ज़्यादा उसमें इधर उधर जाने की इजाज़त नहीं देते। वो एक तो सिक्योरिटी पॉलिसी है और एक फ़ॉरेन पॉलिसी है। और फ़ॉरेन पॉलिसी में सबसे अहम जो रिलेशनशिप है जिसमें आर्मी अपना काफ़ी कंट्रोल रखती है, वो इंडिया रिलेशनशिप है, वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है, या जो भी अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने किया। इन 3 रिलेशनशिप्स में, बाकी में भी है लेकिन इनमें ख़ास तौर पे वो अपना उनका एक बड़ा टाइट कंट्रोल उन्होंने रखा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बार बार जैसे नवाज शरीफ ने कोशिश की, मैं डिप्टी हाई कमिश्नर था 99 में, फरवरी में 99 में फरवरी में, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वो लाहौर आए और बड़ी अच्छी बातचीत हुई। लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुई, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, कहा कि सारे इशू डिस्कस किए जाएंगे, पीसफुली रिजॉल्व किए जाएंगे। हालां तक कि वो मीनार पाकिस्तान भी गए, जो कि सिंबल है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान का, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये किसी को नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ, उन्होंने इस किस्म की लैंग्वेज इंग्लिश में कहा दैट स्टेबल एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान इज़ इन इंडियाज़ इंटरेस्ट, यानी हम कोई पाकिस्तान को किसी का हार्म नहीं करना चाहते। इस सब के होते हुए उसके बाद कारगिल हो गया, वो आर्मी ने किया। अब उसमें कंट्रोवर्सी है कि नवाज शरीफ को कितना मालूम था, लेकिन मेन स्कीम तो मुशर्रफ की थी। इसी तरह फिर नवाज शरीफ ने कोशिश की, मोदी जी के साथ भी, उससे पहले UPA गवर्नमेंट थी तो उनके साथ भी बातचीत हुई कि 2013 जून में वो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। लेकिन फिर वही हुआ, बाजवा उनके साथ नहीं थे, तो एक कारण बना जिसकी वजह से बाजवा उनके ख़िलाफ़ हो गए।
और उन्होंने कोर्ट्स वगैरह के साथ मिलके उनको डिस्क्वालीफाई करवा दिया। और भी कारण थे, वो मुशर्रफ को प्रोसिक्यूट करना चाहते थे और अपना अपर हैंड रखना चाहते थे, सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते थे, लेकिन इंडिया रिलेशनशिप भी एक इशू था। तो बार बार आर्मी ने जो सिविलियन लीडरशिप करना चाहती है विद इंडिया, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के भारत के साथ, उसको सैबोटाज किया है, उसको चलने नहीं दिया। तो ये आपको बताता है कि किस किस्म का वो टाइट कंट्रोल रखते हैं। अच्छा सर, आप हाई कमिश्नर बनते हैं पाकिस्तान में अप्रैल 2009 में, और उससे 4 महीने पहले भारत ने सबसे बड़ा अटैक झेला था, टेररिस्ट अटैक जो पाकिस्तान पोषित था 2008 में मुंबई में। तो आप जब गए बिल्कुल 4 महीने बाद, तो वहाँ कैसा माहौल था और आपने कौन कौन से तौर तरीके अपनाए? कॉमन मैन के साथ वहाँ क्या सोचता है, वहाँ का लीडर क्या सोचता है, पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, तो उसका में थोड़ा प्लीज़ बताइए। देखिए, उस टाइम पाकिस्तान खुद बड़ी कठिन स्थिति में था, ये हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान मुशर्रफ ने यू टर्न किया टेररिज्म के इशू पे, 9/11 हो गया, अमेरिकन प्रेशर पड़ा, तो उन्होंने अपना एक यू टर्न किया। उसको मैं समझता हूँ कि अनमनी से यू टर्न किया, यानी कि तालिबान के ख़िलाफ़ भी हो गए, अफ़गान तालिबान, लेकिन अफ़गान तालिबान को शरण भी मुशर्रफ की गवर्नमेंट नहीं दी। आगे फिर बढ़ के वो अब अफ़गानिस्तान में उन्होंने विक्ट्री भी हासिल की। ये चलते हुए बहुत से ग्रुप जो पाकिस्तान आर्मी ने दूसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए क्रिएट किए थे, वो पाकिस्तान स्टेट के ख़िलाफ़ हो गए। तो उस टाइम बहुत से टेरर एक्ट हो रहे थे, बहुत कठिन स्थिति में था पाकिस्तान। दूसरा, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत था, एक बहुत बड़ा अटैक था मुंबई, बहुत से लोग उसमें डेथ हुई, बहुत सी इंजरीज़ हुई, इकॉनमी 4 दिन तक इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया यानी हॉस्टेज बन गई थी उस अटैक की वजह से। तो ये चलते हुए बहुत इंटरनेशनल प्रेशर भी था। तो पॉलिटिकल क्लास में जो लोग मुझे मिलते थे, कहते थे कि ये गलत हुआ, लेकिन देखिए हम भी विक्टिम हैं, हमारे साथ मिल के चलिए, हम जॉइंटली टेररिज्म के ख़िलाफ़ फ़ाइट करें। लोगों में भी जिन लोगों से मैं मिलता था, ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों से, बिल्कुल आम आदमी से स्ट्रीट पे तो बात करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन बहुत से लोगों से बातचीत होती थी, वो भी ऐसे ही थे, अपोलोजेटिक थे, यानी कहते थे कि गलत हुआ है। लेकिन मुझे यूँ लगा कि पूरा एहसास नहीं था कि इंडिया में इसकी डेप्थ ऑफ फीलिंग क्या है, कि ये जो हुआ है इसके ख़िलाफ़ कितना रोष है इंडिया में। एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन पब्लिक ओपिनियन का, जो पाकिस्तान के बारे में उनकी थिंकिंग थी। तो उसके चलते हमारा उनको कहना था कि देखिए आगे कुछ नहीं बढ़ेगा जब तक आप इस पे कम से कम प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं करते। आप हमें बताइए, आपकी इन्वेस्टिगेशन आप कह रहे हैं, हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो जून और जुलाई में उन्होंने 2 डोसियर दिए हमें, पाकिस्तान ने, अपनी इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग पे। और उन डोसियर्स में पहली और आखिरी दफ़ा पाकिस्तान ने ये एडमिट किया कि जो अटैक इंडिया में हुआ है ये पाकिस्तान की ज़मीन से हुआ है। और उन्होंने कहा कि लश्कर तोयबा ने किया है। काफ़ी डिटेल दी उन्होंने कि यहाँ पे ट्रेनिंग कहाँ हुई, कहाँ से लॉन्च किया गया, वो कहाँ से चले कराची कोस्ट से, और बहुत सी डिटेल उसमें दी हुई थी। उसके बाद उन्होंने चार्जशीट फाइल की 7 लोगों के ख़िलाफ़। उसमें ज़कीर रहमान लखवी भी था जो कि ऑपरेशंस कमांडर था लश्कर तोयबा का। एक ही बड़ी चीज़ उसमें थी कि हाफिज़ सईद को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमें इसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं मिला, वो तो गलत बात थी, बिल्कुल उसका रोल था। लेकिन फिर भी उन्होंने एक डोसियर दिया, उसके बाद चार्जशीट फाइल की, एक केस चला, लेकिन वो चलते चलते फिर बहुत आहिस्ता चलने लगा। एक तो उनका जुडिशल सिस्टम बड़ा स्लो चलता है, और फिर आर्मी से पूरी कोऑपरेशन नहीं थी। और फिर आगे चल के आपको मालूम है कि 2015-16 से जब रिलेशनशिप बिगड़े तो उन्होंने उस केस को बिल्कुल अबॉर्ट कर दिया। तो ये मुंबई पे कुछ इस किस्म की कार्रवाई हुई।
अच्छा सर, एक ही हमें चीज़ समझनी है कि बलूचिस्तान का जिक्र हम करना चाहते हैं। पाकिस्तान में अभी जब भी बलूचिस्तान का इशू उठता है, जब भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं संसाधनों के लिए, या जो गिरफ्तारियां या जो किडनैपिंग होती हैं उसके विरोध में, या जो अलग अलग देश उनके संसाधनों का दोहन कर रहे हैं उस पर, तो बार बार हिंदुस्तान का उसमें नाम ले दिया जाता है। अभी उनके केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था। तो क्या ये डिप्लोमेटिक टैक्टिक है, और ये मुद्दा सुलझ क्यों नहीं पा रहा है बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच का? देखिए, मुद्दा सुलझ क्यों नहीं पा रहा? अगर आप एक प्रोविंस को दबा के रखेंगे, बलूचिस्तान, ये समझने की ज़रूरत है कि करीब 44% पाकिस्तान का एरिया है, बहुत बड़ा प्रोविंस है, 44% और पॉपुलेशन जो है 6 से 8% है पाकिस्तान की। तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यानी बहुत बिखरी हुई पॉपुलेशन है। उसमें जो बलूच हैं वो सारे बलूच नहीं, जो पॉपुलेशन है उसमें पख्तून भी हैं। जो अफ़गानिस्तान के साथ एरिया लगते हैं तो उसमें पख्तून भी बहुत है पॉपुलेशन वहाँ। उनकी शिकायत ये रही है कि इसको डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हुआ। देखिए, पंजाब डोमिनेंट प्रोविंस है, आधे से ज़्यादा सीट है पाकिस्तान नेशनल असेंबली में। तो पाकिस्तान में पंजाब का एक दबदबा हमेशा रहा है और उसके ख़िलाफ़ सारे छोटे प्रोविंसेस में रोष रहा है, चाहे सिंध हो, चाहे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, या आज की नाम उसका खैबर पख्तूनख्वा है, या फिर बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज एक्सप्लॉयट किए गए हैं। जैसे सुई गैस है, सारे पंजाब में सुई गैस बहुत देर से चलती रही, लेकिन बलूचिस्तान में आई एक ऐसी स्थिति में जब एक आर्मी का कैंप बना और वहाँ पे ज़रूरत थी। इसी तरह और रिसोर्सेज एक्सप्लॉयट किए जा रहे हैं। एक सैंडक कॉपर गोल्ड माइन है जिसमें चाइना एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और उसमें ये माना जाता है कि बिल्कुल टोटल एक्सप्लॉयटेशन है। उसमें बहुत सी ऐसी क्लॉजेज़ हैं जिसकी वजह से प्रोविंस को पूरा रिटर्न नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। और इसका जवाब क्या रहा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से? स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स, यानी ज़ोर का इस्तेमाल, आर्मी का इस्तेमाल, उनके ख़िलाफ़ हिंसा का इस्तेमाल। तो जब तक ऐसा चलता रहेगा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, और ये जैसे है कि सुलगती रहेगी, इसको यूँ कहना चाहिए। हमें ब्लेम करते हैं, वो पाकिस्तान की अटेम्प्ट होती है कि इंडिया के साथ एक मॉरल इक्वलेंस बन जाए, क्योंकि इंडिया ने बहुत प्रूफ दिया है कि पाकिस्तान ने कितने टेरर अटैक्स किए हैं भारत में। अब उसके चलते एक उनको ये होता है कि मॉरल इक्वलेंस, तो उसमें वो कहते हैं कि मेरे टाइम भी कहते थे जब मैं हाई कमिश्नर था, तो बहुत ये स्टेटमेंट होती रहती थी कि बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन कभी भी क्रेडिबल एविडेंस कोई हमें उसमें नहीं दी गई। तो ये करीब स्थिति है, और मैं नहीं समझता कि बलूचिस्तान की प्रॉब्लम कभी जल्दी सॉल्व होने वाली। अच्छा सर, दोनों देशों का स्टैंड ये रहता है ऑन पेपर कि हम शांति चाहते हैं। कई बार बहुत सारी कोशिशें भी हुई हैं भारत की तरफ से। तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में एक धड़ा है जो शांति चाहता है। ये धड़ा कौन सा है, और इसका कितना इन्फ्लुएंस, कितना प्रभाव है पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पर? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि एक बहुत बड़े सेक्शन ऑफ ओपिनियन है। ओपिनियन पोल तो ऐसा होते भी हैं तो उसमें नंबर्स ऐसे आते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि वो कितने जेन्युइन नंबर्स हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत एक बड़ा सेक्शन ओपिनियन का पाकिस्तान में अब ये समझता है कि इंडिया के साथ स्टेबल रिलेशनशिप, यानी एक नॉर्मल रिलेशनशिप बनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि उनके अपने हित में है। उन्होंने देखा कि इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप पाकिस्तान ने रखा उसकी वजह से कैसे कैसे नुकसान पाकिस्तान को हुए, यानी टेरर फोर्सेस क्रिएट की जो उनके ख़िलाफ़ टर्न हो गए। अब इंडिया की इकोनॉमी 10 गुना है पाकिस्तान की इकोनॉमी से। तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो ये कि इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ी है, और इंडिया के साथ कंपटीशन या इंडिया के साथ एडवर्सेरियल रिलेशनशिप रखना, इसका उनकी इकोनॉमी पे बहुत बर्डन पड़ता है, और बहुत बड़ा डिफेंस बजट रहता है। पेपर्स पे कम आता है लेकिन वैसे इनफॉर्मली बहुत ज़्यादा भी स्पेंड होता है, ऐसा कहा गया है। दूसरा ये है कि अपनी इस्टेब्लिशमेंट जो है, चाहे कॉरपोरेट्स हैं, चाहे फ्यूडल्स हैं, चाहे आर्मी के बिजनेसेस हैं, उस पर टैक्स बर्डन नहीं डालना चाहते। तो ये जो सेक्शन ऑफ ओपिनियन है वो समझता है
कि इस रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। ट्रेड बंद है, उसमें ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको मशीनरी चाहिए इंडिया से, रॉ मटेरियल चाहिए इंडिया से, और ट्रेड से उनको फ़ायदा होता है। तो बहुत बड़ा सेक्शन ट्रेड और बिज़नेस कम्युनिटी का अभी भी गवर्नमेंट को कह रहा है कि इसको खोलिए, अब देखना कि ऐसे होता है या नहीं होता, क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल इशू बना हुआ है। अच्छा सर, हम थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि पॉलिसीज़ के लेवल पर और कॉन्वर्सेशन के लेवल पर काम कैसे होता है, मतलब देश चलता कैसे है, थोड़ा इस तरह से। कई बार बात होती है कि बैक चैनल टॉक्स की, क्या वो आर्मी से हो चाहे तमाम तरह के स्टेक होल्डर्स हों, उनके साथ बात की जाती है। आप हाई कमिश्नर रहे हैं, यू आर द मतलब फिट एज फिडल पर्सन फॉर दिस। तो ये बैक चैनल टॉक्स वर्क कैसे करती हैं, कैसे होती हैं, कैसे इनिशिएट होती हैं, फिर एंड कैसे होती हैं, मतलब कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, कहाँ पर डिप्लोमेटिक टाइज बनते हैं, हाउ डज इट वर्क? देखिए, ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करे। डिफरेंट स्टेजेस पे बातचीत हुई है। बैक चैनल ये बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं, बहुत हिंदी में कहा जाए कि संवेदनशील मुद्दे हैं। पाकिस्तान में इंडिया रिलेशनशिप बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। अब हमारे यहाँ भी पाकिस्तान रिलेशनशिप बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। तो जो मीडिया ग्लेयर में, यानी मीडिया की प्रेजेंस में और बड़े ओपन डायलॉग होते हैं, उसमें तो कोई सोल्यूशन निकलना बहुत मुश्किल होता है। वो ठीक है, वो भी ज़रूरी होते हैं, जब भी हुए तो उनका अपना रोल था। इस वजह से समय समय पे ये महसूस किया गया है कि मीडिया ग्लेयर से हट के चुपचाप कुछ बातचीत की जाए कुछ मुद्दों पे। अभी जो लास्ट हुआ था डायलॉग, वो मुशर्रफ के टाइम शुरू हुआ। मुशर्रफ और वाजपेयी जी के टाइम थोड़ी शुरुआत हुई, फिर यूपीए गवर्नमेंट में चलता रहा। और बैक चैनल उधर तारिक अजीज़ थे, मुशर्रफ की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे और उनके पर्सनल मित्र भी थे। और यहाँ से हमारे शिवशंकर मेनन, नहीं जी, उसके पहले जो थे ओरिजिनल, तो पहले और इंटरलोक्यूटर लगाए गए थे, लेकिन बाद में श्री एस.के. लांबा रहे। उनका कुछ समय पहले देहांत हो गया था। उन्होंने एक किताब भी लिखी, इन परस्यूट ऑफ पीस। तो ये दो इंटरलोक्यूटर बात करते रहे, कश्मीर पे बातचीत हुई और कुछ अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई। वो अंडरस्टैंडिंग कोई फाइनल सेटलमेंट नहीं थी। वो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि कुछ स्टेप्स लिए जाएं जिससे कि ये मुद्दा किसी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चले, ताकि आने वाले समय में 15-20 या जब भी पॉसिबल हो, इसका कोई सकारात्मक और प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढा जाए। तो ये बैक चैनल टॉक्स का रोल होता है और ये समय पर ये ऐसी बातचीत होती रही। अच्छा सर, पाकिस्तान में जब आप वहाँ हाई कमिश्नर रहे थे लगभग 3 बरस तक, वहाँ का दौर, वहाँ का वक्त कैसा है? वहाँ पढ़ाई लिखाई कैसी होती है? स्कूल्स में भारत के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, या पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो क्या सोचती है हिंदुस्तान के बारे में? देखिए, अगर मैं ऐसा समझता हूँ और मैं आपको उसका कारण भी बता सकता हूँ, जहाँ तक स्कूल एजुकेशन है उसमें तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के ख़िलाफ़ और जो रिलीजियस हेट्रेड को भी इनकरेज करती हैं। तो मैंने, आपने मेरी किताब का वर्णन किया, उसमें मैंने सारा वो लिखा है, कैसी कैसी चीज़ें उन किताबों में लिखी रहती हैं। तो वो तो अभी तक चल रहा है। बहुत कोशिश हुई कि करिकुलम रिफ़ॉर्म किया जाएगा, इनको बदला जाएगा, लेकिन वो बदली नहीं। कुछ सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो वहाँ हैं वो भी शिकायत करती हैं कि हमारे ख़िलाफ़ एक हेट्रेड फैलाई जाती है किताबों के ज़रिए। बाकी आवाम का कहना देखिए बड़ा मुश्किल है। अगर आप वहाँ पे किसी कॉमन आदमी को पूछिए कि वो क्या समझता है भारत के बारे में, तो अपनी नेशनल पोजीशन की बात करेगा। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आता हूँ जिस पे आपने शुरू किया था, कि क्या भारत या कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो कि आवाम के मन पे छाया हुआ है। उनकी अपनी प्रॉब्लम्स इतनी हैं कि इस मुद्दे की तरफ अभी उतना ध्यान नहीं जाता। ये तो एस्टेब्लिशमेंट इसको बनाए हुए, वो इस पे कभी कभी इसको उछाल भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एक ये मैं ज़रूर कहूँगा, मैंने 2013 के मैनिफेस्टो एग्ज़ामिन किए थे जब मैं हाई कमिश्नर था। तो अगर 80 पेज का मैनिफेस्टो था PMLN का या PPP का, उसमें 70-75 पेज तो थे इंटरनल इश्यूज़ पे, एम्प्लॉयमेंट पे, बेरोज़गारी पे,
महंगाई पे या क्या इंस्टीट्यूशन बनाने, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म हो रहा है, इन सब इश्यूज़ पे थे। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी आती थी, उसमें भी कश्मीर डाउन द लाइन, पहले कुछ और मुद्दे थे, फिर कश्मीर की बात आती थी। तो इससे आपको पता चलेगा कि अगर लोगों के मन में इतना ऊपर छाया होता तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उसको एड्रेस करती हैं अपने मैनिफेस्टोज़ में, सबसे पहले रखती हैं। ऐसा तो नहीं है, जैसे मैंने कहा कि चार इलेक्शन में एटलीस्ट ये इशू नहीं था। तो उससे लगता है कि ये उतना बड़ा नहीं जितना पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इसको प्रेजेंट करती है जनता के माइंड में। बाकी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई ऐसा जो वहाँ से आती हैं ओपिनियन पोल्स वगैरह, वो तो सब उसकी कितनी जेन्युइन है कितनी नहीं, ये कहना बड़ा कठिन है। जी सर, भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों में जो भी दूरियां रही हैं उसके कारण मतलब लगभग जाहिर हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, कश्मीर की एक इतनी बड़ी इशू है और भी तमाम तरह की। लेकिन इन जनरल आपके अनुभव से आप अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा सा उन्हें आलोकित कर सकें कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधर सकें या सुधरने की दिशा में आगे बढ़ सकें, तो ऐसी कौन सी 3 या 4 चीज़ें हैं जो होनी चाहिए जो हमारे रिलेशंस को और बेटर और रोबस्ट कर सकती है? देखिए, हमारा कहना ये था किसी स्टेज पे कि क्योंकि रिश्ते ठीक नहीं हैं, इस वजह से जो दोनों तरफ के लोगों का, ख़ासकर पाकिस्तान के लोगों का नुकसान हो रहा, ट्रेड इकनॉमिक रिलेशनशिप ना रख के उसको बढ़ावा देना चाहिए। और मेरे टेन्योर में जब मैं हाई कमिश्नर था बहुत काम हुआ और पाकिस्तान बहुत करीब आ गया इंडिया को MFN स्टेटस देने के। फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंसिडेंट्स कुछ हुई, फिर रिलेशनशिप बिगड़ता गया, वो नहीं हो पाया। तो एक वो है। फिर लोगों को हमने प्रोत्साहित किया किसी स्टेज पे, अब थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं ज़्यादा, लेकिन हमने बहुत वीज़ा दिए कि आके खुद देखें, क्योंकि उनका सारी इन्फॉर्मेशन उन दिनों एस्टेब्लिशमेंट से आती थी, पाकिस्तान रेडियो, पाकिस्तान TV उस किसी ज़माने में। अब वो सब बदल गया, इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन है, इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन मिलती है, पब्लिक इज़ मच बेटर इन्फॉर्म। तो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट आर्मी के लिए पाकिस्तान का नैरेटिव कंट्रोल करना उतना आसान नहीं जितना किसी ज़माने में रहा होगा। तो हमारा ये था कि इस तरह की कोऑपरेशन चलती रहे, और जो मुद्दे कठिन हैं, कश्मीर है या सियाचिन वगैरह, वो बड़ा उठाते रहे हैं, इनको भी डिस्कस करते रहें, किसी तरह सॉल्व करें। लेकिन ये बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में गया। कितना टेररिज्म आपने देखा 2014-15 से, फिर 13 से इंसिडेंट हुए, फिर 14-15 से बड़ा, और उड़ी हुआ, फिर पुलवामा हुआ, उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक हमारी हुई। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को फ़ैसला करना है कि उनको इंडिया के साथ रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करना या नहीं करना। ये उनको मिल बैठ के फ़ैसला करना है कि पॉलिटिकल लीडर कुछ शुरू करता है तो आर्मी उसको सबोटाज कर देती है। ऐसा चलते तो रिलेशनशिप नॉर्मलाइज नहीं हो सकता। ऐसा भी कहा जाता, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सच्चाई है, कि आर्मी का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। देखिए ना, एक इंडिया बोगी जिसको इंडिया का थ्रेट बना रखा कि इंडिया से हमें ख़तरा है। इंडिया से ख़तरा है तो कौन बचाएगा? आर्मी बचाएगी, ये नैरेटिव बना हुआ है। और उसकी वजह से आर्मी ने, जैसे मैंने पहले फैक्टर्स बताए, आर्मी की पोजीशन ऊपर हुई। तो एक आर्मी का वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वो किसी किस्म का थ्रेट बना रहे, लो लेवल टेंशन चलती रहे। ज़्यादा टेंशन वो भी नहीं चाहते कि बहुत कोई मुसीबत खड़ी हो जाए, उनके लिए भी बहुत कठिन होगा। लेकिन लो लेवल टेंशन एक स्तर पे कुछ ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि उनके हित में है। उसके चलते फुल रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करना मुश्किल है। जैसे मैंने बताया, बैक चैनल टॉक्स हुई कश्मीर पे, अगर उनको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जाता तो एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में, प्रैग्मेटिक यानी प्रैक्टिकल डायरेक्शन में वो बातचीत आगे बढ़ती। लेकिन वो नहीं होने दिया, वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं होने दिया गया। तो अभी देखना है कि उसमें कोई, अभी तक तो मैं नहीं देखता हूँ कि उसमें कोई चेंज हुई है। लेकिन ट्रेड वगैरह बढ़े तो अच्छा है। सर, आपने पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस की बात करी, आर्मी की बात करी, लेकिन मैं एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ हिंदुस्तान का। हमारे यहाँ 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगती है और जनता का इतना बड़ा विद्रोह हुआ, और उसके बाद 3 बरस बाद ही इतना बड़ा आंदोलन और इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुई।
पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती है, जैसा कि आपने बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताया, कि वहाँ पर कोई सिविलियन सरकार इस तरह से सर्वाइव कर पाए, या सिविलियन सरकारें भी आपस में उस तरह से नहीं सर्वाइव कर पाती हैं। पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है? क्या वो लोकतंत्र चाहती है? और अगर लोकतंत्र चाहती हैं तो वहाँ कितने उस तरह का विरोध प्रदर्शन या उतना बड़ा एक मोबिलाइजेशन देखने को कब मिला है, और क्या इसके कारण है कि वो नहीं हो पाता है? देखिए, ये समय समय पे ऐसा हुआ है। 1970 में इलेक्शन हुआ याह्या खान के टाइम में, उसको एक जेन्युइन इलेक्शन समझा जाता है, और उसमें अवामी लीग बांग्लादेश से ज़्यादा सीट ली, मेजॉरिटी ले ली उन्होंने, उनको रूल करने का हक था, लेकिन नहीं करने दिया गया। उससे बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश बना। तो ये हमेशा चलता रहा है, और जनता ने अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की है फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसा अभी हुआ, इमरान खान की पार्टी, बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ कितने एक्शन लिए गए, सिंबल विड्रॉ कर लिया गया, उसको जेल में डाल दिया, लेकिन फिर भी जनता ने आके काफ़ी नंबर्स में वोट किया। तो इससे ये लगता है कि जनता में भी ये धारणा है कि अब ये ख़त्म होना चाहिए। अब कितने लोग कहते हैं, अगेन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि परसेंटेज में कोई उसको डिफ़ाइन करे, लेकिन कोई ऐसा लीडर नहीं मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो कि एक मास रेवोल्यूशन लीड कर सके आर्मी के ख़िलाफ़, और उतनी एक्सेप्टेंस हो उसकी। और उसकी देखिए ना, मई में जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स के ख़िलाफ़ एक्शन लिए गए, पीटीआई कहा गया कि इमरान खान ने इंस्टिगेट, लेकिन पीटीआई एलिमेंट्स थे, वो छोटे छोटे ग्रुप थे जो कई जगह गए, और उन एस्टेब्लिशमेंट्स की प्रोटेक्शन इफ़ेक्टिव नहीं थी। या तो वो लोग कुछ उसमें से लॉयल थे आर्मी के, फिर बाद में एक्शन लिया गया, उनको निकाला गया, या वो लोग जो आम जनता के लोग आए हुए थे, वो आर्मी वाले उनको नहीं मारना चाहते थे, कोई बड़ा क्राइसिस बनाने के लिए, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप गए, उन्होंने वेरियस एस्टेब्लिशमेंट जहाँ जाके उनको नुकसान पहुँचाया। वो कोई मास रेवोल्यूशन यानी मास मूवमेंट नहीं थी। तो ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। और फिर आर्मी बड़े स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स, वो हर किस्म के हथकंडे यूज़ करते हैं, बहुत फोर्स यूज़ करते हैं, वायलेंस भी जहाँ ज़रूरत हो यूज़ करते हैं। अभी भी हुआ है कैंडिडेट्स वगैरह को डिस्करेज करने के लिए, तो उसके चलते अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी। आपने हमारी एग्जांपल दी, वो इलेक्शन हुआ, जेन्युइन इलेक्शन था, उसमें एक साइड हार गई, दूसरी साइड जीत गई। लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शंस भी जेन्युइन नहीं होते। आपने अभी देखा क्या हुआ, इलेक्शन रिगिंग का हुआ, लियाकत अली चट्ठा वाली पूरी बातचीत है, जो वहाँ के रावलपिंडी कमिश्नर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। अब बहरहाल इसको थोड़ा और बेहतर से समझने के लिए सर, इस इतनी बातचीत के बाद दर्शकों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आर्मी और सिविलियन लीडरशिप के बीच में बैक एंड फोर्थ चलता है, समझ में आ रहा है, कई बार तख्ता पलट हुआ है, इतनी बार हमने देखा, लेकिन क्या आर्मी के भीतर कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? मतलब आर्मी इतनी एकजुट है, लेकिन सिविलियन लीडरशिप इतनी बटी हुई है, अलग अलग पार्टीज़ हैं जो डेमोक्रेसी की बात करती हैं। क्या पाकिस्तानी आर्मी के अंदर कोई दो फाड़ नहीं है, या कभी हुई है? हिस्टोरिकल कोई एग्जाम्पल आप बताना चाहें? देखिए, आर्मी के अंदर समय समय पे ये रिपोर्ट्स रही हैं कि कुछ डिस्ग्रंटल्ड लोग हैं। कुछ जब एक्सट्रीमिज़म शुरू हुआ पहली दशक में इस सेंचुरी के, जब मैंने कहा कि बहुत से टेरर अटैक पाकिस्तान के भीतर हुए और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, उनके जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी पे अटैक हुआ, उस समय बहुत था कि बहुत से लोग जो हैं वो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट से उनकी सिंपैथी हो गई हैं। तो ऐसे बहुत से लोग उन्होंने पकड़े, ऑफिसर लेवल पे भी पकड़े और सोल्जर लेवल पे भी पकड़े, उनके खिलाफ एक्शन लिया। आर्मी में कहा जाता था कि सिंपैथी इमरान खान के साथ बहुत थी जब उसको निकाला गया। और आपने देखा होगा कि जब मई की वायलेंस हुई उसके बाद आसिम मुनीर ने एक्शन लिया और करीब 20-22 बहुत सीनियर ऑफिसर्स, एक कोर कमांडर लाहौर यानी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के आदमी को डिसमिस किया और ब्रिगेडियर, मेजर जनरल कुछ एक्शन लिए। कुछ लोग कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा नंबर के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया। तो उससे पता चलता है कि आर्मी में डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल मैं कहूँ कि मेरा ये मानना है कि आर्मी एक ऐसा किला है जिससे कि आर्मी के रैंक एंड फाइल यानी अफसर और मैन, उनको बहुत सी प्रिविलेजेस, पर्क्स मिलते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है और हर किस्म की प्रिविलेज है, ज़मीन मिलती है, हर किस्म का सहूलियत मिलती है। तो वो ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहते जिससे कि इस किले को कोई डैमेज हो। तो
जैसे इमरान खान के साथ सिंपैथी थी, लेकिन जब स्थिति ऐसी आ जाती है कि आर्मी की पोजीशन को थ्रेट है तो वो सारे लोग अपने चीफ के पीछे लग जाते हैं, फिर उसकी लीडरशिप होती है। तो यही हुआ मई के बाद। तो ये समझना, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ी ऐसी अपहीवल होगी कि चीफ के ख़िलाफ़ हो या कुछ ऐसा कोई एक्शन हो। एक अपहीवल के आसार या उसकी सुगबुगाहट नज़र आती है खबरों को पढ़ने पर कि तालिबान की लीडरशिप ने कहा है कि जो दुरान लाइन है उस पर अगर वो ठीक नहीं की गई या उसे मजबूत नहीं किया गया तो पाकिस्तान और तालिबान के बीच में संबंध बिगड़ सकते हैं। मुझे याद है जब तालिबान सत्ता में आया था तो बहुत खुश थी पाकिस्तान की लीडरशिप भी कि हमने अपना जो बैकयार्ड है उसको और बड़ा कर लिया, उसको और मजबूत कर लिया है। तो ऐसे में पाकिस्तान और तालिबान के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में अब संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हो आपको दिख रहे हैं सर? देखिए, ये तालिबान, अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान में जो रिलेशनशिप है एक वेरी डेंजरस मोड पे इस समय पहुंचा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की फुल सपोर्ट रही तालिबान को, पहला रजीम था तब भी, उसके बाद जब वो मुसीबत में थे पाकिस्तान में सेंचुरीज़ बनी उनकी, वहाँ से पाकिस्तान ने पूरी मदद की। उन्होंने लड़ाई लड़ी, अमेरिकन फोर्सेस, नेटो फोर्सेस और अफ़गान फोर्सेस के ख़िलाफ़, फिर उनकी जीत हुई अगस्त 2021। और पाकिस्तान में ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि अब एक हमारा फ्रेंडली रजीम बनेगा, अगर प्लायबल भी नहीं यानी कि उसको बिल्कुल मैनिपुलेट कर सकें, लेकिन एक फ्रेंडली रजीम अफ़गानिस्तान में बनेगा। वो नहीं हुआ। 2-3 कारण हैं, 2 कारण ख़ास करके। एक तो ड्यूरेंट लाइन, तालिबान उसको रिकग्नाइज़ नहीं करते। ये मैं आपको बताऊं कि मुझे एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो डील करते थे अफ़गान तालिबान से, पहला रजीम जो मुल्ला उमर का था अफ़गानिस्तान, उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी डेलीगेशन गया और उन्होंने मुल्ला उमर से ये इशू रेज़ किया कि साहब आप ड्यूरेंट लाइन रिकग्नाइज़ करें, जो कि किसी भी अफ़गान गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज़ नहीं की। तो मुल्ला उमर ने कहा कि ये इस लाइन की बात ही क्यों करते हैं, ये तो भाई लोग दोनों तरफ रहते हैं, हम भाई भाई हैं, तो इस लाइन को की बात करने का क्या मतलब। उसने इस तरह से इसको दरकिनार कर दिया। तो ये भी तालिबान जो गवर्नमेंट है ये उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। अफ़गानिस्तान में इन जनरल एक्सेप्टेंस नहीं है। फेंस पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बना रखी, तो इंस्टेंसेस हुए जब उसको डैमेज किया तालिबान की तरफ से। दूसरा, एक TTP जो एक्टिविटीज़ हैं अफ़गानिस्तान से, तो पाकिस्तान ने बहुत प्रेशर डाला है। उन्होंने करीब 500,000 अफ़गान जो इलीगली रहते थे एक्सपेल कर दिए, बहुत प्रेशर डाला, ट्रेड पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड पे कि इसको ख़त्म करें, आप इनको TTP को कंट्रोल करें। लेकिन 3 रीज़न से अफ़गान तालिबान ने अभी तक नहीं किया। एक तो आइडियोलॉजिकल एफिनिटी है उनकी, दूसरा TTP उनके साथ लड़ी है अफ़गानिस्तान में और उनकी विक्ट्री में उसका हाथ रहा है। तीसरा उनका ये भी है कि ज़्यादा इन पे हमने एक्शन लिया तो इनके कार्डर जो हैं वो इस्लामिक स्टेट खुरासान, जो कि तालिबान के ख़िलाफ़ है, जिनसे उनका काफ़ी चलता रहता है तलखी, कि उनकी तरफ नहीं चले जाएं। तो वहाँ से एक्शन नहीं हुआ। ये कहा गया कि पाकिस्तान बातचीत करे और इसको सुलझा ले। अभी तक इस चीज़ का कोई सलूशन नहीं निकला। ड्यूरेंट लाइन का इशू भी बना हुआ है और अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि एक बहुत डेंजरस मोड पे है। अभी देखना किस तरफ ये जाता है। अच्छा सर, अंत में 2 सवालों के साथ आपके पास आना चाहता हूँ। पहला ये कि पाकिस्तान में जो भी इलेक्शंस हुए हैं, किसकी सरकार बनने की गुंजाइश आपको दिख रही है? क्योंकि आज लगभग जब हम बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक पखवाड़ा भर बीत गया है। किसकी सरकार बनने की संभावना दिखती है और किसको प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन मिलने वाली है? देखिए, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ये है कि PMLN सरकार बनाएगी, शहबाज शरीफ उसके प्रधानमंत्री होंगे। PPP कहा गया है कि उसको बाहर से सपोर्ट करेगी, उसको उसमें कैबिनेट बर्थ्स नहीं लेगी। ये भी कहा गया कि डील में ये हुआ कि जरदारी को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, गवर्नर है, चेयरमैन नेशनल असेंबली है, चेयरमैन सेनेट है, स्पीकर नेशनल असेंबली और चेयरमैन सेनेट, वो भी बांट लिए जाएंगे। तो अभी तक तो ये है। तो ये दो पार्टी मिलेंगी, इसके साथ कुछ छोटी पार्टीज़, प्रो आर्मी पार्टीज़ मिल जाएंगी। MQMP है या बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 1-2 मेंबर हैं। ये कुल मिला के उन पार्टीज़ को 20-25 मेंबर हैं, तो इनकी मेजॉरिटी बन जाती है। तो अभी तक की इंडिकेशन तो ये है कि ये सरकार शहबाज शरीफ के अंडर
बनाई जाएगी। नवाज़ शरीफ ने प्राइम मिनिस्टरशिप लेने से मना कर दिया। उसने कहा है कि उनकी बेटी जो है मरियम नवाज़, वो चीफ़ मिनिस्टर होंगी पंजाब में, और पंजाब बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोविंस है, तो नेचुरली मरियम होंगी। तो कोशिश होगी कि पंजाब में जो लॉस हुआ, ख़ास करके सेंट्रल पंजाब में PMLN का वोट्स का सीट्स गई, उनको फिर से रिकवर किया जाए। पंजाब में लोगों को के लिए ऐसी कुछ चीज़ की जाए कि PMLN की सपोर्ट बने। तो ये क्रिटिकल है। ऐसी सरकार बनेगी, मैं समझता हूँ कि एक वीक सरकार होगी, एक थोड़ी सी अनस्टेबल सरकार होगी। फौज वीक सरकार चाहती है? फौज वीक सरकार चाहती है क्योंकि उससे फिर वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। दूसरा देखिए, PPP बाहर से सपोर्ट, बाहर की सपोर्ट आप जानते हैं, जब तक स्टेक नहीं है ऑफिस में तो बाहर से वो कुछ ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं जिसकी गवर्नमेंट चलाना मुश्किल हो। फिर पूरी जिम्मेदारी PMLN पे होगी। बहुत से अनपॉपुलर इकोनॉमिक स्टेप्स लेने हैं IMF प्रोग्राम अलाइव रखने के लिए। तो PPP ने एक बड़ा क्लेवर मूव किया है कि ये सारा PMLN करे, ताकि ब्लेम जो है उन पे आए, जनता में जो रोष है उन पे आए। तो और वो बाहर से सपोर्ट डिफरेंट तरीके से देखा जाए तो एक वीक सरकार, एक अनस्टेबल सरकार, आर्मी की डोमिनेंस फिर भी बनी रहेगी। और PMLN इससे कैसे निकलेगी? देखिए, शहबाज शरीफ की लास्ट गवर्नमेंट बहुत अनपॉपुलर इकोनॉमिक स्टेप लिए और आपने देखा कि इलेक्शन में कितना उनको नुकसान उसकी वजह से भी हुआ, और भी चीज़ें थी। और आगे चल के उनको क्या नुकसान होता है या फ़ायदा, लगता तो है कि इमीडिएट में तो नुकसान ही होगा। और ये जो इलेक्शन रिगिंग का आरोप रहा, इस पर क्या, क्योंकि जब मैं लियाकत अली चट्ठा का जब मैं वीडियो सुन रहा था तो उन्होंने पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन पर और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पर भी आरोप लगाया। क्या इस आरोप का कुछ होगा या ये इलेक्शन रिगिंग की बात यूं ही चली जाएगी? देखिए, डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। कोई कहता है कि उसका ज़मीर जाग गया, उसको सडनली पहले 8-10 दिन कुछ नहीं बोले, फिर वो बोल दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उसके PTI से कोई कनेक्शन थे, अब पता नहीं क्या रियलिटी क्या है। खैर, उन्होंने अनाउंस किया इलेक्शन कमीशन के हम इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो चल रही है, 1-2 दिन में आ जाएगा। और मेरा ख्याल नहीं कि उसने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसको एक्सेप्ट किया जाए, कहा जाएगा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो अब PTI प्रोटेस्ट वगैरह करती रही है, थोड़े बहुत बिल्ड हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा क्रिटिकल मास मैं नहीं देख रहा। लेकिन आगे चल के क्या कुछ ऐसा क्रिटिकल मास प्रोटेस्ट का बिल्ड कर देंगे जिसमें कि और दिक्कतें आए, ये देखने वाली बात है। वो भी एक एंगल रहेगा इंस्टेबिलिटी में। अच्छा, नई दिल्ली एक चीज़ और देख रही है। तीनों पार्टियों का जो मैनिफेस्टो था उसमें बार बार ये बात आई कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संबंध तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक कश्मीर का जो मसला है आर्टिकल 370 को हटाने का हिंदुस्तान की तरफ से, उसमें मॉडिफिकेशन का, वो जब तक वापस नहीं लेते हैं। और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी लास्ट दिसंबर 2023 में इस पर अपनी टिप्पणी दे दी कि कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक नहीं था। गृह मंत्री अमित शाह कई बार बात करते रहे हैं कि फैसला वापस नहीं होगा। ऐसे में पाकिस्तान और भारत के संबंध, इस जो सिचुएशन है एक्सट्रीम की, ये कैसे डाइल्यूट होगी या कैसे अब संबंध बेहतर या संबंध बहाल भी होने की संभावना कोई बन रही है? देखिए, अभी किसी किस्म की बहुत आशा लगाना मैं नहीं समझता कि वो ठीक होगा, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनली इतना अब्जॉर्ब्ड होगा, इतनी मुश्किलातें अंदरूनी हैं कि इस तरफ ध्यान देना किसी भी सरकार के लिए और इमीडिएटली ध्यान देना तो पॉसिबल नहीं होगा। हमारे भी अपने इलेक्शन होने वाले हैं, तो देखना है कि किस करवट ये सारी स्थिति जाती है पाकिस्तान में। पहले जैसे मैंने कहा कि उन्होंने ये कह दिया कि इंडिया अपना 5 अगस्त 2019 का जो ये स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, उस स्टेप को विड्रॉ करे, ये तो होने वाला नहीं है। फिर एक फॉल बैक की बात होती रहेगी, स्टेटहुड दे दे। स्टेटहुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर को, लेकिन वो फैसला होगा जब होगा, वो इसलिए तो नहीं होगा कि पाकिस्तान मांग रहा है। तो ये एक ऐसी स्थिति बनी हुई जिससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसे पोलराइज पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में निकलना बड़ा मुश्किल है। पहले तो मेरा ये विचार था कि अगर कोई स्टेबल गवर्नमेंट बन गई तो शायद क्लाइम डाउन हो, कहें कि जब स्टेटहुड हो जाएगा या कुछ, उसको भी छोड़ दें और कम से कम ट्रेड वगैरह शुरू करें। तो देखना है कि किस करवट जाता है। मैं समझता हूँ कि बहुत प्रेशर होगा इस गवर्नमेंट पे कि ट्रेड वगैरह तो रिज्यूम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी के अपने हित में है।
तो पूरी स्थिति को देखते हुए हमें ये जायज़ा लेना होगा कि कहाँ तक इसमें जा सकते हैं। अगर कोई थोड़ी सी भी स्टेबलाइजेशन और हो सके, ट्रेड रिज्यूम हो सके, हाई कमिश्नर लेवल पे रिलेशन हो जाए, हायर लेवल पे इंटरलोक्यूटर का कोई फ़ायदा होता है, और कोई बड़ी चीज़ ना भी हो तो भी थोड़ा ज़्यादा स्टेबलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप हो जाएगी। लेकिन इस समय कहना कि क्या हो पाएगा क्या नहीं, ये बड़ा कठिन है। हमें पाकिस्तान की परिस्थितियों को पहले देखना कि वो किधर जाती हैं। अच्छा सभरवाल साहब, आखिरी सवाल है, ये मेरे जैसे जिज्ञासु हमारे जो दर्शक हैं उनकी तरफ से है कि पाकिस्तान के भारत संबंधों पर और उसकी हिस्ट्री पर हमने बातचीत करी, लेकिन ये भात का सिर्फ एक चावल है। अगर कोई और अपनी गहनता इस विषय में थोड़ी बढ़ाना चाहे, अच्छे से पढ़ना चाहे, तो कौन सी किताबें हैं हिंदी अंग्रेज़ी में जिसको हमारे दर्शक ख़रीद कर पढ़ सकते हैं और अपनी एक अच्छी मुकम्मल मजबूत समझ बना सकते हैं पाकिस्तान को लेकर के, क्योंकि अभी तक बहुत कुछ छिटपुट पता है, तो एक हॉलिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्हें क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, 3 किताबें और अभी आई हैं, हमारे डिप्लोमेटिक कलीग्स रिटायर्ड हैं, उन्होंने लिखी है। अभी रिसेंट आई है अजय बिसारिया जी, जो हाई कमिश्नर थे 2019 तक, एंगर मैनेजमेंट, वो है। उससे पहले TCA राघवन साहब थे जो मेरे सक्सेसर थे, उन्होंने लिखी थी पीपल नेक्स्ट डोर। उसके बाद लांबा साहब, SK लांबा, जो बैक चैनल में हमारे इंटरलोक्यूटर थे, उन्होंने किताब लिखी इन परस्यूट ऑफ पीस। उसमें भी उन्होंने बैक चैनल भी काफ़ी डिस्क्राइब किया है। तो ये किताबें हैं। पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए, आर्मी का बिज़नेस एम्पायर या आर्मी की कैसी पोजीशन है, तो आयशा सिद्दीक़ा की है, मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड, आई थिंक दैट्स द नेम। और फिर एक हुसैन हक्कानी साहब की है, वो किसी ज़माने में पाकिस्तान के एम्बेसडर थे PPP गवर्नमेंट के दौरान वाशिंगटन में, जब मैं हाई कमिश्नर था। री इमेजिनिंग पाकिस्तान बाय हुसैन हक्कानी, और एक बहुत इंफॉर्मेशन वाली बुक है, बहुत वॉल्यूमिनस बुक है, बहुत से पेजेस हैं उसमें, उसको पढ़ना आसान नहीं है। लेकिन एक क्रिस्टोफ जाफरलो, उनकी किताब है पाकिस्तान पैराडॉक्स, मैं अगर ठीक से याद कर पा रहा हूँ, पाकिस्तान पैराडॉक्स, इंस्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। उसमें भी बहुत इन्फॉर्मेशन है, हिस्ट्री काफ़ी है कि कैसे कैसे पाकिस्तान चला शुरू से और अब की स्थिति में आने तक। तो कुछ ये किताबें मैं यहाँ इस समय मेंशन कर सकता हूँ। जी शुक्रिया सर। एंगर मैनेजमेंट जो अजय बिसेरिया साहब की किताब है, उस पर हमारे साथी अभिषेक सोनू ने किताब वाला भी रिकॉर्ड किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर देखें और आप बताएं कि और किन विषयों पर हम बातचीत कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वक्त मास्टर क्लास की इस किश्त को हम यहीं पर पूरा करते हैं। शरद सभरवाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ललन टॉप को वक्त दिया और आपने इतने अच्छे तफसील तरीके से बिल्कुल हमारी एकदम अच्छे से क्लास ली। उम्मीद है कैमरे के उस पार हमारे दर्शकों के लिए चीज़ें और साफ़ हुई होंगी और क्लियर हुई होंगी और कुछ नया जानने या पढ़ने की उनमें जिज्ञासा डेवलप हो पाई होगी। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मास्टर क्लास में अगली बार हम कौन से विषयों पर बातचीत कर सकते हैं, इसकी सलाह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।